नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिविल वाला एग्ज़ाम में। जी हाँ दोस्तों, ये वो चैनल है जहाँ पर आप सभी लोगों को 2023 प्री परीक्षा स्पेशल यहाँ पर सारी क्लासेस चलाई जा रही हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि रोज़ यहाँ पर शाम को 8 बजे आप सभी लोगों के लिए पिछले पूरे एक साल का करंट अफेयर्स का यहाँ पर रिवीजन स्पेशल क्लास चलाया जा रहा है। और वहीं अब आपको सुबह 8:30 बजे, जी हाँ सुबह 8:30 बजे आप सभी लोगों के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास का ये पूरा सीरीज लेकर के आया गया है, जहाँ पर आपको स्पेक्ट्रम बुक की पूरी एक एक चीज़ जो आप लोगों के लिए ज़रूरी है, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन एक एक बिंदुओं को यहाँ पर जो है आप सभी लोगों को रटा दिया जाएगा। ऐसे ऐसे यहाँ पर केवल आपको एमसीक्यूज कराए जाएंगे। क्या एमसीक्यूज कराए जाएंगे? और ये सारे प्रश्न आप जब एक बार पढ़ लेंगे, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप उसके बाद पेपर में आने वाले किसी भी प्रश्न को गलत नहीं कर सकते। बस उसके लिए एक काम करना होगा, आपको मेरे साथ बस एक काम करना होगा। आपने जितना पढ़ लिया इस एमसीक्यू को कर लेंगे, उसके बाद आप अगर इसके नोट्स बना लेते हैं अच्छी बात है, या अपने नोट्स से एक बार जो है मिलाते चलिएगा कि आपने अपने नोट्स में किन चीज़ों को नहीं लिखा है। और जब आप मेरी इस क्लास को पढ़ लें तो 2 दिन बाद, जी हाँ 2 दिन बाद फिर से इसे जो है 10 मिनट में, केवल 10 मिनट में इसका एक क्विक रिवीजन कर लीजिएगा। फिर मैं कहता हूँ अगर आप पेपर में भूल गए तो जो कहिएगा मैं वो आपके सामने बाहर जाऊंगा, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, अपने नोट से कंपेयर करिए। नोट्स नहीं बनाए तो कम से कम क्लास के साथ बनाइए, और 2 दिन बाद इसे 10 मिनट के लिए क्विक रिवीजन जरूर कर ले। ज़्यादा नहीं, मैं डेली आपको 20 से 25 प्रश्न ही कराऊंगा, और धीरे धीरे करके पूरी आपको यहाँ पर आधुनिक भारतीय इतिहास में ख़त्म करा दूंगा। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ, मैं क्लास बड़ी नहीं, क्लास अच्छी चलाना पसंद करता हूँ। क्योंकि बड़ी क्लासेज में लड़के जो है 35, 40, 45 मिनट के बाद बोर होने लगते हैं, तो मैं नहीं चाहता। आपके 25 मिनट में ही कम से कम मुझे 35 मिनट 40 मिनट लग ही जाएंगे। तो यार चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, और कल से 8:30 बजे वाली टाइमिंग को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो आज से हम लोग पहले क्या सबसे पहले पढ़ेंगे कि जो यूरोपीय लोगों का जो आगमन हुआ था उसके संबंध में आज हम लोग पहले यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पहला प्रश्न है कि पुर्तगालियों द्वारा पहली फैक्ट्री किस सन में स्थापित की गई थी। आपको पता है कि सबसे पहले भारत पर पुर्तगाली आए थे। और पुर्तगाली कब? 1498 में वास्को डिगामा के नेतृत्व में आए थे। और वो कहाँ? कालीकट पर आकर उनका जो है पहला आगमन हुआ था। और वास्को डिगामा 3 महीने भारत में रहने के पश्चात क्या हुआ था, वो गया था और वो पुनः आया था 1501 में। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि पहला, जी हाँ दोस्तों, पहला जो है यहाँ पर कब स्थापित किया गया था। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या 1500 जवाब दिया है वो सही कर ले। देखिए भैया, यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे से 2-3 पॉइंट समझने होंगे कि यहाँ पर सबसे पहले जब स्थापित किया गया था तो कालीकट और कोचीन, ये 2 जगहों पर जो है इनके स्थापित हो गए थे, ठीक है। उसके बाद फिर 1501 में जब वास्को डिगामा दोबारा भारत आता है, जी भैया वास्को डिगामा जब दोबारा भारत आता है तो फिर कहाँ? मसूलीपट्टनम में। कहाँ पर भैया? एक मिनट, कालीकट, कन्नूर और कोचीन, एक कन्नूर भी जगह होती है, माफ़ करेगा, मसूलीपट्टनम शायद मैंने गलती से कह दिया, नहीं। तो ये 2 जगह, ये टोटल फिर क्या, कालीकट, कोचीन और कन्नूर, ये 3 जगह पर जो है इनका बहुत अच्छे से क्या व्यापारिक केंद्र स्थापित हो जाते हैं, ठीक है। समझ गए? ओके। तो चलिए भैया इसी के साथ अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे ना, इन्हीं तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। चाहे आप कोई भी टेस्ट सीरीज उठा के देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, आपको यही सब चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। और आपको पता ही है कि जो है ये आपके कालीकट पर आया था। तो कालीकट और कोचीन पर जो है इनका स्थापित होने के बाद कन्नौर में जो है वो क्या नाम है इनके, वास्को डिगामा की सहायता से स्थापित किया गया था, ठीक है। के सब बढ़िया। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखो इसीलिए मैं बहुत तेज़ी में नहीं, ऐसे ही पढ़ाऊंगा, सारे प्रश्न ऐसे ही पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो वास्को डिगामा के द्वितीय आगमन के बाद कौन सा पुर्तगालियों का प्रमुख केंद्र नहीं था। यहाँ पर कह रहा कौन सा नहीं था भैया, बताइए। चलिए
आराम से जवाब दीजिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आप क्लास सही से कर लेंगे, उनके पॉइंट सही से लिख लेंगे, अपने नोट्स से एक बार कंपेयर कर लेंगे, या नोट्स नहीं बना है आखिरी समय नोट्स बना लेंगे, यकीन मानिए पेपर तक जितना मैं स्पेक्ट्रम के प्रश्न आपको करा दूंगा, आपके सिलेबस के हिसाब से पढ़ाऊंगा। ये नहीं है कि पूरा स्पेक्ट्रम पढ़ाना है। जो जैसे यूपी पीसीएस के लिए जो है, बीपीएससी के लिए जो है, एमपी पीसीएस के लिए जो है, हरियाणा के लिए जो है, उसके सिलेबस के हिसाब से पढ़ाऊँ, क्योंकि आप सभी स्टेट्स पीसीएस का देखेंगे तो लगभग 70 से 80% सिलेबस आपका सेम होता है। ठीक है, तो उसके लिए निश्चिंत रहें। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या सूरत जवाब दिया है, क्या सूरत, अभी मैंने बताया था कालीकट, कन्नौर और कोचीन था। ठीक है, चलिए बहुत ही आसान सा प्रश्न था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नीला जल योजना से संबंधित है? बताए भैया, ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लेकर के आए थे? और ये 1505 में। कब भैया? ये 1505 में पुर्तगालियों की तरफ से भारत के गवर्नर बनाए गए थे। जो पुर्तगाली गवर्नर थे, और 3 साल तक इन्होंने जो है क्या किया था, ये इन्होंने शासन किया था, मतलब भारत पर। तो उस समय शासन जैसे इन्होंने मतलब भारत पर रहे थे। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? फ्रांसिस्को द अल्मीडा। इसे द अल्मीडा के नाम से भी जानते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। और इसी ने जो है ब्लू वाटर पॉलिसी थी। उसने ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब ये कहा था कि जो पानी पर राज कर लेगा वो भारत पर राज कर लेगा। ब्लू वाटर पॉलिसी, नीला जल योजना के अंदर उसने यही कहा था कि जो समुद्र पर अपना राज स्थापित कर लेगा वही भारत पर राज कर सकता है, क्योंकि उसमें भारत भैया ऐसे नहीं सोने की चिड़िया कहा गया है, समझे? इतिहास पढ़ो, इतिहास पढ़ो। लड़ाइयाँ तब भी थी, आज भी हमारा भारत आगे बढ़ सकता है, बस दिक्कत है हमारे देश के नेताओं में। बीजापुर के सुल्तानपुर से किसने गोवा को छीना था? चलिए बताइए, बीजापुर के सुल्तान से गोवा को किसने छीना था? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं, किस साल में छीना गया था, किसने छीना था, और किससे छीना था। 3 तरह से प्रश्न बनते हैं। तो किससे छीना था? बीजापुर के सुल्तान से छीना था, पहला चीज़ ये हो गया। ठीक है, किस सन में छीना था? तो वो 1510 था। अब किसने छीना था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ने भैया छीना था। तो ये 3 प्रश्न जो बनते हैं आप समझ गए। ठीक है, अल्बुकर्क ने छीना, 1510 में छीना, और बीजापुर के सुल्तान से छीना। और इसी को जो है पुर्तगालियों का असली संस्थापक माना जाता है भारत में। पुर्तगालियों का असली संस्थापक जो है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये आप लोग मेरे ख्याल से लिखे रहेंगे, नहीं लिखे हैं तो जान के चलिए। वैसे इसने केवल भारत में नहीं बल्कि ईस्ट इंडीज यानी कि अन्य जो भी हम लोग देखिए क्या, हम लोग यूरोप के ईस्ट में है ना, हम लोग उसके पूर्वी साइड हैं। तो उसने पूर्वी साइड में जो भी पुर्तगालियों का व्यापार समृद्धि हुई थी वो इसी के जो है शासनकाल में मिली थी पुर्तगालियों को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं चीज़ों को देखिए, कितने जरूरी प्रश्न। और देखिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा देखेंगे तो ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे, आप किसी भी राज्य से हों। मैं फिर कहता हूँ किसी भी राज्य से ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे। किस पुर्तगाली गवर्नर ने अपना हेडक्वार्टर कोच्चि से गोवा स्थानांतरित किया था? चलिए बताइए भैया, किसने अपना वो किया था? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। और देखिए रोज़ शाम को जो 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास चल रही ना मेरे डियर, उसे देखो, क्योंकि 3 क्लासेज हो चुकी हैं, 4थी क्लास आज होगी। और वहाँ पर आप लोग जाकर देखेंगे ऐसे ही मज़ेदार प्रश्न, चुनिंदा प्रश्न, टॉपिक वाइज सारी चीज़ों कराया जा रहा है। आप यकीन मानो पूरा 1 साल का रिवीजन आपके पेपर तक करा दिया जाएगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, डा कुन्हा जितने लोगों ने, भैया इसका पूरा नाम था नीनो डा कुन्हा। और ये 1529 में इसने क्या किया था, अपनी जो पुर्तगालियों का जो पूरा हेडक्वार्टर था उसे कहाँ, कोचीन से स्थानांतरित करके गोवा ले आए थे। ठीक है, गोवा ले आए थे। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और इसी समय जो है जो बहादुर शाह थे गुजरात के, उन्होंने पुर्तगालियों से सहायता भी ली थी। अगर जो मुग़ल एम्परर हुमायूं थे उसके समय में, अगर पूछा जाए कि उस समय मुग़ल एम्परर कौन थे जब ये स्थानांतरित किया गया था, तो हुमायूं उस समय मुग़ल एम्परर होते थे। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तुरंत हैं। और इन्होंने ही हुगली में भी पुर्तगालियों की स्थापना में बहुत बड़ा योगदान दिया था।
ये जो नीनो डा कुन्हा थे, इन्होंने तो एक तो अपना लाए थे, क्या नाम है, कोच्चि से गोवा, और हुगली में भी जो पुर्तगालियों के अपने व्यापारिक स्थापना और काफ़ी चीज़ों में सहायता मिली थी, तो वो जो है इन डा कुन्हा के ही प्रयासों का परिणाम था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और ऐसा माना जाता है कि हुगली पर ये करने का, चलिए पुर्तगालियों को किसने हुगली से भगाने का आदेश दिया था? चलिए बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न, बताइए किसने भैया जो है हुगली से इनको भगाने का आदेश दिया था? कासिम खान ने, अकबर ने, शाहजहां ने, या फिर क्या है जहांगीर ने? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो भैया यहाँ पर जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया, देखिए आदेश दिया था शाहजहां ने, और किसे दिया था? बंगाल के गवर्नर कासिम खां को, कि पुर्तगालियों को हुगली से भगा दो। बंगाल क्या, कि पुर्तगालियों को वहाँ से हटा दो, क्योंकि पहले वहाँ पर एक जो है स्थान हुआ करता था, सतगांव। ठीक है, सतगांव, मैं हिंदी में बोलता हूँ, लिखता अंग्रेजी में, इससे अगर आप इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं तो दिक्कत ना हो। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ था कि एक फरमान जो 1579 में आया था, उसके आधार पर पुर्तगालियों क्या किए थे, ये जा कर के हुगली नदी के किनारे पर बस गए थे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो ये जब बस गए थे तो उसके बाद ये क्या करने लगे, वहाँ पर इन्होंने अपना खुद का एक क्या व्यापारिक केंद्र स्थापित कर दिया, और व्यापारिक केंद्र स्थापित करने के बाद वो वहाँ पर पूरा अपना एकाधिकार कर लिए थे, किसी अन्य को कुछ करने नहीं दे रहे थे। तो इससे जब ये बात पता लगी, और साथ ही साथ वहाँ पर वो स्लेव ट्रेडरी करने लगे थे, मतलब स्लेव ट्रेडरी समझ रहे हो ना, मतलब जैसे क्या कहते हैं, बंधक बनाने से चीज़ों का व्यापार करने लगे थे। और जब ये चीज़ उन्हें पता लगी, और स्लेव ट्रेडरी से पता है वो क्या धर्म परिवर्तन भी करा रहे थे, तो ये जब बातें शाहजहाँ को पता लगा था, तो उन्होंने बंगाल गवर्नर कासिम खां को कहा था कि आप इन्हें जो है यहाँ से भगा फेंको, मतलब हुगली से इन्हें भगा दो। समझ गए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये कब हुआ था ये आपको, हाँ सन याद करना है, ये 1632 था। ठीक है, ये 1632 सन था, ये सन जरूर याद रखना, वरना आप लोग बहुत बार काल क्रमानुसार प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं आजकल, तो इसलिए अच्छे से याद रखिए। ठीक है, ये 1632 में जो है ये हुआ था, तारीख थी 24 जून। अब देखिए भैया, मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा, पूछे क्यों, मैं बहुत जल्दबाजी में नहीं, मैंने फिर कहा ना, मैं ये सोचता हूँ कि मेरी क्लास जो ले रहा है वो पढ़ते पढ़ते ज़रूरी पॉइंट्स को भी लिख रहा है, और जब आप क्लास के साथ लिख लेते हैं तो आपको पढ़ने में और अच्छा लगता है, और आप बहुत ही इंटरेस्ट होकर के क्वेश्चंस का जवाब देते हैं। तो मैं वो तैयारी करा रहा हूँ, वो पढ़ाई करा रहा हूँ जो आपके काम आए, मुझे केवल खाना पूर्ति नहीं करना है। इंग्लैंड के राजा द्वारा विलियम हॉकिंस को किस सन में भारत के लिए भेजा गया? बताइए किस सन में भारत के लिए भेजा गया, यहाँ भारत में भेजने की बात हो रही है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा भैया। तो आपको पता है कि जैसे ही मतलब आप पहले तो पुर्तगाली ही आए थे, उसके बाद भारत में आने वालों का नाम क्या आता है, अंग्रेज़ों का आता है, और अंग्रेज़ों का जो है आपके विलियम हॉकिंस द्वारा जो है एक गवर्नर को भेजा गया था। ठीक है, और जो कहाँ पर सूरत में आकर के पहुँचे थे, कहाँ पहुँचे थे भैया, सूरत में आकर के पहुँचे थे। ठीक है, और वो हेक्टर शिप से, क्या नाम था उनका, हेक्टर, जो उनका शिप था, हेक्टर शिप से सूरत में आकर के पहुँचे थे। ठीक है, अब एक चीज़ ये है कि कहीं 1608 देखने को मिलता है, तो कहीं 1610, लेकिन इसका सही जवाब अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरे हिसाब से इसका सही जवाब क्या है, 1610। क्या है, 1610। अच्छा माफ़ करिएगा, दूसरे नंबर पर डच आए थे, शायद मैंने भी गलती से अंग्रेज कह दिया था, सॉरी 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 फॉर दिस, माफ़ करिएगा। मैंने इस प्रश्न का जवाब दिया है 1610 है, लेकिन आए दूसरे डच थे। ठीक है, सॉरी फॉर दैट वर्ड्स, मैंने गलती से निकल गया। ठीक है, चलिए अगले। देखिए ये थोड़ा सा मेरे साथ होता है, मतलब मेरा आता क्या कहें, चलो छोड़ो। डच ने भारत में अपना पहला फैक्ट्री कब स्थापित किया? तो देखिए भैया, जैसा कि आपको पता है कि आए कौन थे, पुर्तगालियों के बाद आए आपके डच थे, और डच आकर के इन्होंने भी अब अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का पूरा अपना एक पूरा क्या नाम है सिस्टम स्थापित किया। ठीक है, और ये पूछा जा रहा है कि ये कब, तो देखिए इसका सही जवाब है मसूलीपट्टनम में, कब, 1605 में। 1605 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, जो आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और 1602 में जो है वहाँ पर इसकी मतलब इस कंपनी की जो है स्थापना की गई थी, जो भारत में व्यापार करेगी। ठीक है, तो 1602 में, समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
और पता है डच ने भारत में कई जगहों पर अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। ऐसा नहीं इसने पहला मसूलीपट्टनम में, उसका देखो कहाँ नहीं किया था। आप चले जाओगे गुजरात, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, कोरोमंडल कोस्ट, ये सारी जगहों पर इसने पता है मतलब 1605 में किया। 1609 के बाद से इसने लगभग हर राज्य में अपना किया और 1663 तक जो है ये भारत में रहे थे। जी भैया 1605 से लेकर के 1663 तक ये भारत में रहे थे और उन्होंने कई जगहों पर अपने जो है क्या व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। ये आप लोग लिख लेंगे तो फ़ायदा होगा, क्योंकि पेपर जब देखिए ये सब चीज़ें जब आप इस तरह से पढ़े रहते हैं ना एक क्रोनोलॉजिक ऑर्डर में, तो आपको पता है इतिहास में कहानी को इतिहास पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कहानी बनाओ। अपने दिमाग में कहानी बनाओ और उसको एक ऐसे तरह से पिरो कि तुम्हें लगे अगर ये माला मैं पकड़ रहा हूँ तो इससे कनेक्टेड यही माला होगा, क्योंकि ये दो माला अगर मैं लाऊंगा तो माला जो है उलझ जाएगा। अगर माला को सही रखना तो यही हमें धागा पकड़ना पड़ेगा। समझ के ऐसे होता है। अंग्रेजों ने कहाँ पर पराजित होने के बाद बच्चों के भारत पर अधिकार संबंधी सारे सपने खत्म हो गए। अंग्रेजों से कहाँ हारने के बाद? डच थे, यहाँ डच होगा, माफ़ करिएगा बच्चों, वही मैं कह रहा हूँ बच्चों के, डचों के सारे सपने ख़त्म हो गए। बताइए कहाँ पर भैया इनको जो है हरा दिया था, क्या नाम है, अंग्रेज़ों ने डच को। उसके बाद इनके सारे सपने जो है ख़त्म हो गए थे और ये युद्ध हुआ था आपके नवंबर 1759 में। नवंबर 1759 में अंग्रेज़ों और डचों के बीच युद्ध हुआ था और इस युद्ध के बाद उनके सारे सपने ख़त्म हो गए। उसका नाम था हुगली। ठीक है। दरअसल डच का ज़्यादातर व्यापार का अगर फ़ायदा कहीं से होता था तो इंडोनेशिया में होता था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, इंडोनेशिया में होता था और ये इंडोनेशिया से जो मसाले ले जा करके काफ़ी अच्छा मुनाफा कमाते थे। ये केवल भारत में एक होता नहीं है कि जैसे आदमी जब लालची हो जाता है कि अरे चलो यहाँ आए और कमा लेते हैं, क्या जा रहा है, उसी रास्ते से जा रहे हैं तो बीच में ये भी पड़ेगा, ये भी देख लेते हैं, होता नहीं एक लालचपन। तो ये लालच के चक्कर में भारत है। बाकी इनका विशेष व्यापार अगर देखा जाए तो इंडोनेशिया के साथ ही होता था और बाद में इन्होंने जब अंग्रेज़ों से थोड़ी सी अपनी हार स्वीकार की तो इन्होंने पूरा फोकस भी इंडोनेशिया पे ही किया था। ठीक है। तो 1759 में लगभग ये हार गए थे, लेकिन 1763 तक इनका फैक्ट्री था। अभी मैंने बताया लंदन में भारत से व्यापार करने के लिए चार्टर जारी करते समय भारत के बादशाह कौन थे? जी भैया पूछ रहा है कि जब चार्टर जारी किया जा रहा था, ठीक है, तो सन 1600 में, तो उस समय भारत के बादशाह कौन थे, यानी कि मुग़ल बादशाह कौन थे? ऑब्वियसली सी बात है मुग़ल ही थे उस समय। तो कौन थे भैया जब भारत में ये चार्टर जारी हो रहा था, सॉरी अंग्रेज़ों के द्वारा जो चार्टर जारी किया रहा था? तो इसका सही जवाब क्या है? शाहजहां के पहले कौन थे भैया? तो शाहजहां के पहले जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया? अकबर। जी भैया उस समय अकबर का शासन था। अकबर, शाहजहां, फिर अन्य लोग आए थे, तो जितने लोगों ने क्या अकबर जवाब दिया है वो सही कर ले, क्योंकि 1605 तक अकबर का शासन भारत पर था। ये तो आप लोग को पता ही होगा ना, इसमें कोई भी मेरे ख्याल से कन्फ्यूजन की बात आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कैसी लग रही है क्लास? क्लास अच्छी लगी फिर लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक चीज़ और, अगर आपको क्लास देख रहे हैं तो एक बार मुझे ज़रूर बताइए क्या मैं अपनी स्पीड को ऐसे रखूँ या थोड़ा सा और तेज़ बढ़ाऊँ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस मुगल के कार्यकाल में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की? किस मुगल के कार्यकाल में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की थी? चलिए बताइए। तो अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना किस मुगल के काल में की थी ये पूछ रहा है। ठीक है, चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा जहांगीर। जी भैया मैंने बताया अकबर, अकबर के बाद कौन आए थे भैया? जहांगीर आए थे, जो 1611 में अंग्रेज़ों ने मसूलीपट्टनम या जिसे क्या मछलीपट्टनम में अपना अस्थायी कारखाना, फिर बता रहा हूँ अस्थायी कारखाना जो 1611 में स्थापित किया था। उस समय जहांगीर ही भारत के क्या थे? भारत के जो कह दो बादशाह। किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगाली को सावल्ली स्थान पर हराया था? जी भैया किस पुर्तगालियों के साथ इनका काफ़ी अच्छा युद्ध चला था। एक चीज़ तो है कि इनका युद्ध देखा जाए तो पुर्तगालियों के साथ चला था और सबसे अच्छा चला था फ्रांस के साथ। ठीक है, तो इनका भैया किसके साथ चला था? तो ये था, और बताइए किसने कहाँ पर जो इनको हराया था, किसने? तो नाम क्या था? थॉमस बेस्ट, थॉमस रोज, जोसिया चाइल्ड या फिर हॉकिंस? इसका सही जवाब क्या होगा?
तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, जी भैया वहाँ पर दरअसल सूरत के जो को उसे नाम मैं बता दूँ, थॉमस बेस्ट था। और जो सूरत का दरअसल स्वावली स्थान है कहाँ, तो सूरत का जो आपका पता है उस समय क्या कहते हैं समुद्री किनारा था, वहीं पर जो इन्होंने पुर्तगालियों को हराया था थॉमस बेस्ट ने। और कब, 1612 में। फिर बता रहा हूँ ये ईयर जरूर से जरूर याद रखिएगा, 1612 में, ठीक है। और उसी के बाद जो है क्या नाम है, अंग्रेज़ों ने 1616 से साउथ में अपनी फैक्ट्री स्थापना करने की शुरुआत कर दी थी, ठीक है। और 1611 में ही इन्होंने मसूलीपट्टनम में अपना क्या व्यापार करना स्टार्ट कर दिया था, ये मैंने अभी आपको बताया। और 1616 से ही अन्य जगहों पर भी अपना व्यापार करना स्टार्ट कर दिए थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मैं इतना पढ़ाने के बाद 1 मिनट मतलब 10 सेकंड का गैप इसलिए लेता हूँ ना कि आपके दिमाग में चीज़ें एक बार मैनेज हो जाए, फिर मैं अगले की तरफ बढ़ूँ। अंग्रेजों द्वारा पश्चिमी प्रेसिडेंसी सूरत से हटाकर किसे बनाया गया था? चलो पश्चिमी प्रेसिडेंसी की बात कर रहा है, तो अंग्रेजों द्वारा पश्चिमी प्रेसिडेंसी सूरत से हटा करके किसे बनाया गया था? चलिए जवाब दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा भैया? तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया था, मसूलीपट्टनम। 1 मिनट, यहाँ पर जो है, जी भैया इसका सही जवाब तो मसूलीपट्टनम होना चाहिए, शायद मेरे ख्याल से यहाँ पर लिखना मैं भूल गया क्या। चलो मसूलीपट्टनम होगा। और इसे जो है अगर आप दूसरे नाम से देखना चाहे तो मद्रास भी कह सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर आपको क्या, यहीं पर इनका सेंट जॉर्ज किला भी जो है स्थापित किया गया था, जहाँ पर जो है इसको पूरा किलेबंदी की गई थी, ठीक है। और ये करीब 1632 के बाद ही हुआ था, ठीक है। तो गोवा था, मुंबई था, कोचीन था, कालीकट था, ये मैंने मसूलीपट्टनम लिखना भूल गया था क्या मैं? अच्छा यार 1 मिनट, वेस्टर्न का अच्छा यार 1 मिनट यार, ये गलती कर रहा हूँ मैं। पश्चिमी का इन्होंने मुंबई, यार सॉरी, पश्चिमी का इन्होंने मुंबई बनाया था। 1 मिनट, मैं साउथ का सोच रहा हूँ। मेरा दिमाग देखो, वही मैं सोच रहा हूँ ऑप्शन क्यों नहीं दे रहा। मैं ये नहीं पूछ, मैं भूल गया कि यहाँ पश्चिमी की बात की जा रही, माफ़ करेगा। पश्चिमी का इन्होंने सूरत से हटा करके मुंबई बनाया था, ठीक है, जो 1687 में बनाया था, 1687 में बनाया था, माफ़ करेगा, वेरी वेरी सॉरी, क्या बताएं, ठीक है। तो 1687 में जो है ये हेडक्वार्टर बन गया था इनके क्या, पश्चिमी प्रेसिडेंसी का, ठीक है, समझ गए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, अंग्रेजों द्वारा 1639 में किलेदार फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित करने का निर्णय चंद्रगिरी के राजा ने दिया था? जी भैया चंद्रगिरी के राजा ने दिया था, बताइए। अब बहुत बार ये पूछा जाता है कि किसने ये हासिल भी किया था, ठीक है, तो कौन था उस समय जिसने ये हासिल किया था? तो भैया वो सर थॉमस रो थे, ठीक है, थॉमस रो थे जिनको ये मिला था। और क्योंकि जो है जैसे अभी मैंने बताया कि थॉमस बेस्ट ने जो है पुर्तगालियों को 1613 के आसपास जो है सूरत कोस्ट पर 1612 में सूरत कोस्ट पर हरा दिया था। उसके बाद आपके कौन आए थे, सर थॉमस रो आए थे, ठीक है। उसके बाद इसका अगर आपसे पूछा जाए तो कहाँ पर था भैया, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, किस राजा ने दिया था, तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब दिया है मसूलीपट्टनम, इसका क्या होगा, सुल्तान ऑफ गोलकोंडा, हाँ गोलकोंड। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट, इस प्रश्न के लिए मुझे थोड़ा सा 1 मिनट में फिर से प्रश्न पढ़ लो। ये था, ये था, ये था, फिर ये था, ओके। का निर्णय गिरी के कहाँ पर स्थापित करने का निर्णय दिया था? हाँ भैया कहाँ पर स्थापित करने का निर्णय दिया था, तो ये मद्रास जो आप देख रहे हो ना, ये मद्रास है। ऐसी मद्रास के यही देखो, यही है ना कि मसूलीपट्टनम में, दरअसल बात यही है। मैं मद्रास लिख दिया लेकिन मसूलीपट्टनम इसका मेरे दिमाग में जवाब था। तो मद्रास के मसूलीपट्टनम में, यहीं पर सेंट जॉर्ज, जो मैंने अभी आपको पिछले प्रश्न में गलती से बता दिया था क्योंकि वहाँ पश्चिमी प्रेसिडेंसी था, जबकि मैं साउथ की तरफ बता दिया था। और बाद में यहीं पर दक्षिण का हेडक्वार्टर भी स्थापित किया गया था।
इसी मद्रास के मसूलीपट्टनम स्थान पर अंग्रेजों द्वारा, ठीक है, जो 1639 में इनको चंद्रगिरी के राजा ने दिया था। समझ गए। चलिए भैया अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि शाह सूजा ने अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने का अधिकार किस सन में दिया था। चलिए भैया आज थोड़ा सा प्रश्न लंबा हो गया है, तो मेरे ख्याल से 20 ही प्रश्न कराएंगे। कल से आपको 25 प्रश्नों की एक पूरी क्लास देखने को मिलेगी, ठीक है, थोड़ा सा आज चलने दीजिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा भैया, तो शाह सूजा ने भैया इनको जो अधिकार दिया था वो 1651 में दिया था। कब, 1651 में। और यहीं से जो है ये बंगाल पर भी धीरे धीरे इनके सपना जो है पूरा होने लग गया था, क्योंकि शाह सूजा ने जो दिया था ये इनके लिए एक पैर जमाने वाली शुरुआत हो गई थी, ठीक है। बाकी उसके बाद बहुत सी चीज़ें हुई थी, 1682, 1686, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा, 1682 और 1686 ये 2 साल भी अंग्रेज़ों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे बंगाल पर जो है अपना राज स्थापित करने में। अगला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया। किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था। चलिए बताइए भैया इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा सर जॉन चाइल्ड। जी भैया, सर जॉन चाइल्ड को, क्योंकि इन्होंने क्या किया था ना, इन्होंने क्या किया था कि जो मुगल बंदरगाहों को घेर डाला था और मक्का जाने वाले हज यात्रियों को उन्होंने बंदी बनाने का प्रयास किया था 1688 में, ठीक है। तो उसी वजह से जो है इनको जो है औरंगजेब ने इनको क्या कहा था कि आप भैया इनको हटाओ वरना हो जाएगी दिक्कत। नाम क्या था, सर जॉन चाइल्ड। तो ये भी इतिहास में इस वजह से फेमस है, बाकी इनके नाम कोई बहुत अच्छा काम नहीं था, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। समझ के बहुत अच्छा काम है। किस सन में अंग्रेजों ने 3 गांव की जमींदारी बंगाल से हासिल की थी। चलिए बताइए किस सन में हासिल की थी, बताइए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, किस सन में हासिल की थी भैया, तो 1698। 1698। देखिए 1696 और 98 में अगर आप कन्फ्यूजन होते हैं तो मैं आपको बता दूं, 96 में क्या हुआ था कि वो सुता नीति में जो है उनको सेटलमेंट करने का जो है सोच रहे थे, ठीक है। वो सूता नीति जो एक जगह थी जो आपके बाद में कोलकाता के जो उन्होंने पूरा स्थापित किया था उसका वो भी पार्ट था। तो सूता नीति में वो जो है अपना एक किलेदार जगह स्थापित करने की सोच रहे थे 1696 में। फिर 1698 में उनको जो है परमिशन मिल जाता है, ठीक है। और वहीं पर फिर 3 जगहों को मिला करके सूता नीति, गोविंदापुर और कौन सा था आपका भैया तीसरा, कालीकाता। क्या था, कालीकाता, जो पूरा मिल करके क्या बना था आपका कोलकाता बना था। और बाद में यहीं पर एक आपका फोर्ट विलियम बनाया गया था, जो आज भी अगर आप कोलकाता घूमने आए तो आपको देखने को मिलेगा। फोर्ट विलियम का स्थापना किया गया था, ठीक है, समझ गए। और ये कब बना, देखिए 1700 में जो है इसकी पहली जो है प्रेसिडेंसी लगभग बन गई थी। और सर चार्ल्स आयरे, क्या है, चार्ल्स आयरे, EYRE, सर चार्ल्स आयरे जो है इसके पहले क्या बने थे, चेयर प्रेसिडेंट बने थे। ओके चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसीलिए मैंने कहा ना आज इसमें बताने के लिए चीज़ें ज़्यादा हैं, इसीलिए मैं 20 ही प्रश्न कर रहा हूँ। किस मुगल बादशाह के फरमान को अंग्रेजों के लिए मैग्ना कार्टा कहा गया, बताइए। देखिए मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ, ये मेरी पहली क्लास है तो एक बार आप लोग थोड़ा सा बता दीजिएगा कि क्या आप लोगों को इसमें और सुधार की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए लाइक कर दीजिए। फिर से देखो भैया इस प्रश्न के साथ अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक तो ज़रूर से ज़रूर कर दो, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कैसे पता लगेगा मुझे कि आप लोग मेरी क्लास को पसंद कर रहे हो। और आपको भी अगर अन्य क्लासेस देखनी है, क्लास अच्छी लगी है तो बिना सब्सक्राइब करे आपको नोटिफिकेशन नहीं भेजने वाला यूट्यूब भैया, क्योंकि आप देखते बहुत कुछ हो लेकिन नोटिफिकेशन तभी जाता है जब आप उसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या, फर्रुख सियार का, जी भैया फर्रुख सियार ने 1715 में अंग्रेज़ों के लिए एक फरमान जारी किया था। और उसे क्या कहा जाता है कि ये जो है कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा था, क्योंकि इसमें 3 राज्यों, बंगाल, देखो ये भी पूछा था किन किन राज्यों का था, बंगाल, गुजरात और हैदराबाद। बंगाल, गुजरात और हैदराबाद के संबंध में जो है 3 छूट संबंधी चीज़ें इस फरमान में थी। और इसीलिए इसे क्या, कंपनी के बंगाल के मतलब
कंपनी के भारत में शासन संबंधी एक मजबूत पकड़ के लिए ये बहुत कारगर साबित हुआ, इसीलिए इसके क्या कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, उसने इसे विशेष शक्ति दिया था। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है जहाँ आपको विशेष शक्ति मिल जाए, जो आपको क्या करे, आपको शक्तिशाली बनाए एक क्या कहते हैं कानून के द्वारा। ठीक है, समझ गए। चलिए, और अंग्रेजों की तरफ से गए कौन थे? जॉन सरमैन, ये भी आपसे पूछ लेता है, जॉन सरमैन। ठीक है, या JOHNSURMAN। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक एक चीज़, एक एक पॉइंट में बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं छूटेगा यार, कुछ भी नहीं छूटेगा। फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी किस सन में स्थापित हुई थी? लुई के 14वें काल में, लुई के 13वें काल में, या फिर जो है लुई के 15वें या 16वें काल में? देखिए बहुत पूछा जाता है, बहुत आसान सा प्रश्न है, रट लेना। लुई के 14वें काल के शासन काल में इसे जो है स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा अजीब नाम था इनके, लेकिन अंग्रेज, हम लोग अंग्रेजी हमें अंग्रेजी सिखा गए, अंग्रेज तो बोल लेते हैं। अब डच वाले तो हमें सिखाए नहीं अपनी भाषा, तो हम लोग क्या करें। बंगाल के सूबादार शाइस्ता खान ने किसे कोलकाता के निकट चंद्रनागौर में टाउनशिप स्थापित करने की इजाज़त दी थी? बताइए, चंद्रनागौर में किसे भैया जो है टाउनशिप स्थापित करने की इजाज़त दी थी? बताइए। तो किसे, अंग्रेज को दी थी, डच को दी थी, या फिर क्या फ्रांस को दी थी, या फिर पुर्तगालियों को दी थी? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भैया? बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा, फटाफट बताइए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, मेरे ख्याल से आपके दिमाग में क्या चल रहा है, चंद्रनागौर में टाउनशिप स्थापित करने की। ठीक है, तो जितने लोगों ने यहाँ पर किया, इस प्रश्न में मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है। इसमें मुझे जो है क्या नाम है, फ्रांस और अंग्रेज़ों में से एक लग रहा है। क्या फ्रांस और अंग्रेज़ों में से एक लग रहा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जी भैया, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका फ्रांस ही। ठीक है, फ्रांस का ही जो है था चंद्रनागौर में टाउनशिप स्थापित करने का निर्णय दिया गया था, जो 1673 में, कब, 1673 में, यही था ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, अभी हमें पता लग जाएगा। पांडिचेरी की स्थापना फ्रांस द्वारा किसके अंतर्गत हुई थी? कैरॉन द्वारा, मार्टिन द्वारा, विलियम नॉरिस, इनमें से कोई नहीं। तो पांडिचेरी की स्थापना इनके फ्रांस के द्वारा 1674 सन में हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और किसके अंतर्गत? तो फ्रैंकिस मार्टिन, जी भैया, फ्रैंकोइस मार्टिन के अंतर्गत ये किया गया था। और 1673 में ही जो शेर खान लोदी था, शेर खान लोदी, ये भी नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। शेर खान लोदी ने ही जो है, जो वालीकोंडापुरम का क्या था, गवर्नर था, उसने जो है फ्रैंकोइस मार्टिन को जो है मसूलीपट्टनम फैक्ट्री का जो उस समय क्या एक डायरेक्टर था, उसे रहने के लिए जगह दी थी शेर खान लोदी ने। अब बाद में वहीं पर क्या उन्होंने पौंडीचेरी की स्थापना की थी। ठीक है, बाद में वो उनका बहुत बड़ा क्या नाम है व्यापारिक केंद्र भी बना था पौंडीचेरी। अगला प्रश्न है, शेर खान लोदी ने किस सन में मार्टिन को स्थापित होने की इजाज़त दी थी? चलिए अभी मैंने ये जवाब बता दिया, बताइए कब। तो अभी मैंने बताया 1673 में भैया दिया था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा ज़्यादा हो गया, चलो बताओ। ट्रीटी ऑफ रिस्विक किन दो देशों के मध्य हुई थी? ट्रीटी ऑफ रिस्विक तो ये किस सन में हुई थी भैया, ये आपको जानना चाहिए, और कब हुई थी? ठीक है, तो ये आपके सितंबर 1997 में, एक मिनट, 1697 में, सितंबर 1697 में ये हुई थी। और किन दो देशों के बीच हुई थी भैया? तो डच और फ्रांस, किसके, डच और फ्रांस के बीच जो है ये ट्रीटी ऑफ जो है रिस्विक हुई थी। ठीक है, ट्रीटी ऑफ रिस्विक हुई थी। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ था, जो पौंडीचेरी पर फ्रांस का कब्जा था वो क्या फिर से फ्रांसीसियों का अधिकार उस पर हो गया था। और जो डच ने जो उनके जो डच किलों पर अपना शासन स्थापित किए थे, वो अपना अलग से कर लिए थे। ठीक है, तो इससे भी जान सकते हैं कि फ्रांसीसियों का दोबारा पौंडीचेरी पर अधिकार कब स्थापित होता, ट्रीटी ऑफ रिस्विक के बाद। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए भैया अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
चलिए 2 प्रश्न और कराते, जैसा मैंने कहा था, मुझे लगा 20 ही कराऊंगा, लेकिन चलो यहाँ पर 25 हो गए। ट्रीटी ऑफ एक्स-ला चैपल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, बताइए। ट्रीटी ऑफ एक्स-ला चैपल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, बताइए। आपको पता है कि ये आपके किससे संबंधित है, जो फर्स्ट, ये आपका जो पहला फ्रांस अंग्रेज युद्ध हुआ था उसके संबंध में है, क्योंकि इसी के बाद जो है प्रथम कार्नाटिक युद्ध जिसे कहते हैं, या फिर प्रथम अंग्रेज और फ्रांस युद्ध जो है वो समाप्त हुआ था। तो इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है भैया। इसके बाद मद्रास पुनः अंग्रेज़ों को मिल गया था, और जो है क्या, अंग्रेज और फ्रांस दोनों ने उत्तरी अमेरिका के अपने क्षेत्रों को पुनः प्राप्त कर लिया था। तो इसका भैया दोनों सत्य जी भैया। मद्रास पुनः अंग्रेज़ों को मिल गया था, उस समय थोड़ा सा फ्रांस भारी पड़ा था, इस युद्ध में फ्रांस जो है अंग्रेज़ों पर भारी पड़ा था। और ये कब से कब तक लड़ा गया था, तो 1740 से 1748 के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, निज़ाम उल मुल्क ने, एक मिनट, निज़ाम उल मुल्क ने स्वतंत्र राज्य हैदराबाद की स्थापना किस सन में की थी। निज़ाम उल मुल्क ने स्वतंत्र राज्य हैदराबाद की स्थापना किस सन में की थी, चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो 1740। कब भैया, 1740 में जो है इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, हैदराबाद में इन्होंने जो वहाँ के निज़ाम बने थे। द्वितीय कार्नाटिक युद्ध के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, चलिए ये कथन है, 2 कथन है, बताइए ABCD में इसका जवाब क्या होगा। रॉबर्ट क्लाइव और डुप्लेक्स इस युद्ध में आमने सामने थे, अंबर का युद्ध इसी दौरान हुआ था। ये द्वितीय कार्नाटिक युद्ध के बारे में पूछ रहा है, चलिए बताइए। अंबर आपका जो है, जो वेल्लोर जगह है ना, उसी समय कहीं कहीं वेल्लोर लिखा रहता है, कहीं कहीं अंबर, तो इसीलिए मैंने यहाँ बता दिया, वेल्लोर या अंबर कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये युद्ध बेसिकली दोनों के बीच सामने तौर पर नहीं हुआ था। जिस तरह से प्रथम युद्ध में जो है आपको देखने को मिला था कि अंग्रेज भी एक दूसरे की मतलब अब पहले युद्ध का तो पूरा सीन ही अलग था, कि ऑस्ट्रियन जो वार चल रही थी सक्सेशन के, मतलब उत्तराधिकारी को लेकर के, तो उसके बैकग्राउंड में यहाँ पर भारत में ये दोनों भिड़ गए थे। ठीक है, लेकिन जो द्वितीय कार्नाटिक युद्ध हुआ था, इसके युद्ध का प्रमुख कारण क्या था कि यहाँ पर जो हैदराबाद के निज़ाम थे, और उसके बाद क्या नाम है, कार्नाटिक के जो नवाब थे, मराठा जो थे, इन लोगों की आपस में जो युद्ध चल रही थी, इसके एवज में कोई फ्रांस की साइड था, कोई अंग्रेज़ों की साइड था, तो उसके एवज में ये दोनों फिर आमने सामने आ गए थे, क्योंकि उन्होंने इससे सहायता ली थी, उन्होंने इससे। तो इसका सही जवाब क्या होगा, 1 तथा 2 दोनों। जी भैया, इसमें दोनों कथन सत्य है। रॉबर्ट क्लाइव और डुप्लेक्स सामने थे, और अंबर का युद्ध इसी दौरान हुआ था। ठीक है, अंबर का युद्ध भी इसी दौरान हुआ था। और इसमें जो है ये चीज़ मान के चलिए कि इसमें अंग्रेज़ों को कुछ हद तक वेटेज मिला था। ठीक है, कुछ हद तक अंग्रेज़ों को यहाँ पर वेटेज मिला था। और अंग्रेज़ों को बहुत, फ्रांसीसियों को बहुत ज़्यादा घाटा लगा था। कैसे, आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा। चलिए भैया अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। शायद आपका यहाँ पर जो पहला टॉपिक है यूरोपियन का आगमन, ये पूरा आज ख़त्म ही हो जाएगा लग रहा है। निम्न को काल क्रमानुसार व्यवस्थित, पेरिस की संधि, प्लासी की संधि, वनडीवास का युद्ध। तो बताइए भैया कौन सा इसका सही होगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, वनडीवास का युद्ध कब हुआ था, पेरिस की संधि कब हुई थी। तो देखिए भैया आपको फिर बता दो, वनडीवास का युद्ध है आपका जो है थर्ड बैटल ऑफ एंग्लो फ्रांस। ठीक है, इससे संबंधित। प्लासी का युद्ध आपको पता है कि किस वजह से हुआ था, जो आप अगली बार पढ़ेंगे। और पेरिस का युद्ध कब हुआ, पेरिस की संधि कब हुई थी, पेरिस की संधि हुई थी यहाँ पर जो है क्या, कर्नाटिक युद्ध के बाद जो है फ्रांस को अपने इसकी संधि के बाद जो फ्रांस के सारे फैक्ट्रीज थे भारत में, वो क्या फिर से स्थापित करने को लेकर के सहमति बन गई थी। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा। तो सबसे पहले क्या हुआ था भैया, बैटल ऑफ वांडीवास हुआ था, जो कब हुआ था, 22 जनवरी 1760 को। फिर यहाँ पर क्या, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 को, और पेरिस की संधि हुई थी 1763 को। तो आप इसको पढ़ करके समझ गए होंगे कि प्लासी का युद्ध पहले हुआ था, उसके बाद ये दोनों चीज़ हुई। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 2-1
एक मिनट, 231, माफ़ करेगा 231 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए भैया देखिए कुछ और इससे संबंधित प्रश्न है या फिर ख़त्म करें क्लास को। चलिए भैया ठीक है, अब कल मिलेंगे हम आप लोगों से आगे संबंधित प्रश्न में। तो ये 27 प्रश्न जो आपके यहाँ पर अंग्रेजों के आगमन से संबंधित थे, और इसी के साथ इस क्लास को यहाँ ख़त्म करते हैं। यहाँ पर भैया देखिए जिस तरह से प्रश्न पूछ सकता है, प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पर जैसे प्रश्न पूछेगा उन सभी चीज़ों को यहाँ पर आपको पढ़ा दिया गया है। इससे बाहर आपसे नहीं आएगा। जितनी चीज़ें बताई अगर आप लिख लेते हैं, फिर मैंने बताया कि 2 दिन बाद 10 मिनट में इसका क्विक रिवीजन अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए कुछ भी आपका नहीं छूटेगा। इस साथ बाय बाय, टाटा, सी यू। और शाम को 8 बजे करंट अफेयर्स और सुबह 8:30 बजे इस आधुनिक भारतीय इतिहास को देखना मत भूलिएगा। और शेयर करिए अपने दोस्तों साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करे बिना मत जाइएगा। और बताइएगा क्लास को ऐसे ही चलाएं या और भी तेज पढ़ाएं। ठीक है।